नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। ब्रिक्स को ट्रंप की धमकी का भारत पर असर होगा। दैनिक भास्कर। कथित होता जलवायु परिवर्तन से बचना। दैनिक जागरण। बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन, जनसत्ता। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी। राष्ट्रीय सहारा। विकसित होते भारत के पांवों में नहीं बंधे आबादी की बेड़ियां। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। ब्रिक्स को ट्रंप की धमकी का भारत पर असर होगा। दैनिक भास्कर। 9 देशों के संगठन ब्रिक्स को ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर वे डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे तो उनके माल में अमेरिका में निर्यात पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। भारत और चीन के लिए धमकी काफी अहम है। हालांकि भारतीय विदेशी मंत्री ने इसे नजरअंदाज किया है, लेकिन राजनयिक दुनिया की सोच और ट्रेड की दुनिया में सच्चाई में फर्क होता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के खिलाफ न केवल WTO में मुकदमा किया था, बल्कि यूरोप की लॉबी को भी साथ लेकर भारत के स्टील और कई अन्य उत्पादों के निर्यात पर संकट खड़ा किया था। हम न भूलें कि इस वर्ष के प्रथम 6 माह में अमेरिका फिर चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। साथ ही व्यापार संतुलन भी भारत के हित में रहा है। जबकि चीन 2023 में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर तो रहा, लेकिन वह हमसे बहुत कम खरीदता है। यह सच है कि अमेरिका भी डॉलर का विकल्प तलाशने की दुनिया में देशों की होड़ से चिंतित है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 वर्षों में दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर की भूमिका 71 से घटकर 59% रह गई है, जबकि यूरो मुद्रा में व्यापार 18 से 20% हो गया और अन्य मुद्राओं की भूमिका 11 से 19% रह रही। चीन की आधिकारिक मुद्रा भी 3 गुना बढ़ी। कठिन होता जलवायु परिवर्तन से बचना। दैनिक जागरण। शिवकांत शर्मा लेखक, BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं। विश्व मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष वायुमंडल का औसत तापमान औद्योगिकरण से पूर्व के तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। तापमान वृद्धि के कारणों की जांच कर उसकी रोकथाम के लिए बने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के जलवायु सम्मेलन 1996 से होते आ रहे हैं। 1915 के पेरिस सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के हर संभव उपाय करने की सहमति हुई थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगा तो 2028 तक तापमान 1.5 डिग्री पार कर जाएगा, जिसके बाद सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने एवं तापमान वृद्धि की रोकथाम और कठिन हो जाएगी। सदस्य देशों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के प्रयास किए, मगर तापमान वृद्धि की गति बता रही है कि वे पर्याप्त नहीं रहे। धूप, हवा, पानी और परमाणु से पैदा की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा की लागत में तेजी से आ रही गिरावट और उसके चलने और कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों और मशीनों को विकास को देखकर बिल गेट्स की खातों पर भरोसा होता है। पर जैव ईंधन चलने वाले वाहनों, कारखानों, बिजली घरों और स्वच्छ ऊर्जा वाली व्यवस्थाओं में बदलने के लिए जिस 11,000 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है, वह कहां से और कैसे आएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बाकू में 300 अरब डॉलर सालाना मदद लेने का वादा 2035 से किया गया है। क्या तब तक तापमान थमा रहेगा? विकसित देशों ने विकासशील देशों के आयात पर कार्बन शुल्क भी लगाने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ने भारत जैसे देशों के निर्यातकों की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए विकसित देशों को तापमान बढ़ाने में उनकी भूमिका याद दिलाते हुए वित्तीय सहायता का दबाव बनाए रखने के साथ साथ विकासशील देशों को चीन की तरह जलवायु की रक्षा के कारगर उपाय स्वयं ही करने होंगे। सबसे बड़ा ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन बन जाने के साथ साथ चीन स्वच्छ ऊर्जा और उस पर आधारित तकनीक का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। विकसित देशों का मुंह बंद रखने के लिए उसने वित्तीय सहायता में भी योगदान की पहल की है। तापमान बढ़ाने वाली 1/3 गैसें भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और सप्लाई से जुड़े उद्योगों से पैदा हो रही हैं, जिनकी रोकथाम पर गंभीर चर्चा तक नहीं हो रही है। विश्व के 15% जैव ईंधन की खपत खेती और उसके लिए जरूरी खाद और कीटनाशकों के उत्पादन में होती है। पालतू मवेशियों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस का भी उत्पादन में होती है। पालतू मवेशियों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस का भी तापमान बढ़ने में बड़ा योगदान है। भोजन के प्रसंस्करण, शीतलन, पैकिंग और सप्लाई के उद्योग भी जैव ईंधन से चलते हैं।
खेती के स्वच्छ ऊर्जा से चलाकर और आयातित की जगह ताजा एवं मौसमी भोजन और मांस की जगह शाकाहार को बढ़ावा देकर तापमान बढ़ाने वाली लगभग 1/3 गैसों की रोकथाम की जा सकती है। लेकिन विकसित से लेकर विकासशील देशों में किसान और भोजन उद्योग इससे संगठित हैं कि उन पर इतने बड़े परिवर्तनों का दबाव डालने की इच्छा शक्ति किसी सरकार में नहीं। भारत में दिल्ली समेत पूरे उत्तरी भारत के हर साल तेजाबी धुंध और चादर से ढक जाने के बावजूद न चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बनता है और न संसद में इस पर कोई सार्थक चर्चा होती है। 1950 के आसपास लंदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI दिल्ली से भी खराब हुआ करता था। आज दिल्ली से कई गुना GDP देने के बावजूद लंदन का AQ औसत 20 रहता है और दिल्ली का 150 जो अक्टूबर में 400 के पार चला जाता है। 2013 में बीजिंग का AQ 600 और सिंगापुर का 400 पार कर गया था। आज बीजिंग और सिंगापुर दोनों का AQ दिल्ली से कम है। लोग कमर कस लें तो क्या नहीं हो सकता। बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन, जनसत्ता, मिट्टी के ऊपर भुरभुरा और स्नेहिल तत्व बीजों को अंकुरित कर और जड़ों को धारण कर हमारी धरती का जीवन सुनिश्चित करता है। यह आज के दौर में 8 अरब लोगों के खिलाफ खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और जलवायु संकट को काफी हद तक कम करने का मजबूत संबल है। मगर आज प्राणियों के लिए पोषक मिट्टी का अस्तित्व खुद गंभीर संकट में गिरा है। मिट्टी का बड़े पैमाने पर क्षरण न केवल कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक व्यापक तथा जटिल बना रहा है। मिट्टी के क्षरण के साथ उसकी उत्पादकता की कमी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रदूषण के इतर इसका दायरा आधुनिक कृषि तरीकों से के कारण दबे पांव फैल रहा है। भारत में प्राकृतिक केंद्रीय समृद्ध कृषि परंपरा रही है जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दबे पांव मिट्टी पानी का संकट हमारे खेतों को से होते हुए हमारी थाली तक पहुंचा है। ऐसे में इस भीषण समस्या का संज्ञान लेने और सरकार, समाज तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी, राष्ट्रीय सहारा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अमल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों का चयन किया है जो घरेलू एवं विदेश मोर्चे पर उनकी नीतियों से सहमत हैं। अमेरिका की घरेलू आर्थिक नीतियों का दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। वह अपने चुनाव सभाओं में कहा करते थे कि अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करके इन देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल राजनीति और राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए भी किया जाता है। यदि इन देशों से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो यह उनके खिलाफ एक रणनीतिक कदम माना जाएगा। ट्रंप यहीं पर नहीं रुके बल्कि अपना संरक्षणवादी नीतियों को विस्तार देते हुए ब्रिक्स देशों को भी चेतावनी दी कि वे डॉलर का इस्तेमाल बंद करके नई करेंसी लॉन्च करते हैं तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स की अफ्रीका के संपन्न शिखर वार्ता में ब्राजील राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ब्रिक्स करेंसी का सुझाव दिया था। ब्रिक्स करेंसी के जरिए विश्व व्यवस्था पर वर्चस्व कायम करने वाले अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के घटते प्रभाव के कारण विभिन्न महाद्वीपों में अनेक देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर है कि ब्रिक्स अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स की संभावित करेंसी को लेकर ट्रंप की बेचैनी समझी जा सकती है। ट्रंप इस खतरे को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हालांकि दुनिया में नई करेंसी का प्रचलन बहुत जटिल और दुरूह प्रक्रिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिक्स देशों ने तय किया है कि फिलहाल नई करेंसी के स्थान पर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करेंसी में आपसी व्यापार किया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यदि अमेरिका आपात शुल्क में बढ़ोतरी करता है तो उसके सहयोगी यूरोपीय देशों पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसका बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप अपने सहयोगी देशों को नाराज करके आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा को लागू कर पाएंगे। उनका पहला कार्यकाल विवादों से भरा हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी उनकी तुनकमिजाजी के लिए याद किया जाएगा?
विकसित होते भारत के पागों में नहीं बंधे आबादी की बेड़ियां हिंदुस्तान। मनु गौड़, जनसंख्या विशेषज्ञ। एक तरफ बढ़ती आबादी चिंता का विषय है तो दूसरी ओर घटती आबादी का भय भी अनेक लोगों को सताने लगा है। हाल ही में आरएसएस सरंग चालक मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने के बयान ने देश में फिर जनसंख्या की बहस छेड़ दी है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी अधिक बच्चे पैदा करने का समर्थन किया था। स्टालिन ने तो हर दंपति को 16 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली थी। विकसित भारत का जो स्वप्न लेकर हम चल रहे हैं उसमें बड़ी बाधा हमारी जनसंख्या ही बनने वाली है। मात्र आर्थिक दृष्टि से विकसित होना ही आवश्यक नहीं है। विकसित होने का तात्पर्य यह भी है कि सभी की मूलभूत जरूरतों का पूरा होना। आज अधिक जनसंख्या के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, जल की कमी हो रही है। भोजन तो उपलब्ध है, परंतु यह दावा कोई नहीं कर सकता कि उसे 100% शुद्ध भोजन उपलब्ध है। सांस लेने के लिए हवा कितनी शुद्ध है यह बताने की जरूरत नहीं है। कचरे के पहाड़ निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हम कोविड महामारी के समय देख ही चुके हैं। इन सब का कारण मांग और आपूर्ति के बीच भयंकर विषमता रही है। यदि भारत को सही मायनों में विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो उसे क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश रूस की जनसंख्या महज 15 करोड़ है। क्षेत्रफल में अन्य बड़े देशों कनाडा की आबादी 4 करोड़, चीन की 140 करोड़, अमेरिका की 35 करोड़, ब्राजील की 22 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया की मात्र 2 करोड़ 60 लाख है। इससे यह बात स्पष्ट है कि भारत से कई गुना अधिक क्षेत्रफल वाले देश अपनी कम जनसंख्या की वजह से विकसित देश की श्रेणी में शामिल है। ये देश अपने नागरिकों को अपने संसाधनों के अनुरूप अच्छा व स्वस्थ जीवन देने में सक्षम है। कहीं भारत का एक ऐसा देश है जिसके अनेक में नागरिक अच्छे जीवन की तलाश विकसित देशों की ओर चले जाना चाहते हैं। लाखों लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। यदि भारत को सही मायने में विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो उसे प्रत्येक क्षेत्र अपने संसाधनों के अनुरूप नागरिकों के अच्छे जीवन स्तर की चिंता करनी होगी। यह लगातार बढ़ रही जनसंख्या की चिंता किए बिना संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह सर्वप्रथम जनगणना कार्य को शीघ्र पूरा करे और इसके बारे में बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जनसंख्या विषय पर घोषित उच्चाधिकार समिति का गठन शीघ्र करे ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण का प्रबंधन के क्षेत्र में उचित नीति बनाई जा सके। साथ ही पूर्व में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को पुनर्जीवित किया जाए। इससे इस विषय पर सभी राज्यों को साथ लेकर सार्थक व तर्कसंगत चर्चा की जा सके। ज्यादा बच्चा पैदा करने की ज्यादा जरूरत है, उन्हें सक्षम और संपन्न बनाना। धन्यवाद।